स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर की क्लास में। आज से हम जो आपके मल्टीपल एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, उन मल्टीपल एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि MCQ की श्रृंखला लेके आए हैं। इस श्रृंखला का पहला वीडियो है। इसमें आपको कई सारे मल्टीपल क्वेश्चंस मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, उसके जवाब आपको देने हैं। इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ये मानव भूगोल जो आपका चलता है BSc के अंदर में, और मानव और आर्थिक भूगोल, उन सभी से संबंधित प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये इधर पुस्तकें दी हुई है और इधर पुस्तकों के लेखकों के नाम दिए हुए हैं। हमको सही पुस्तक के लेखक का नाम मिलाना है। तो पहला है यहाँ पर कि विश्व भूगोल यूनिवर्सल ज्योग्राफी, ये किसकी पुस्तक है। ज्योग्राफिया जनरलिस, ये किसकी पुस्तक है। एंथ्रोपो ज्योग्राफी, ये किसकी पुस्तक है। इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट, इधर आपको लेखकों के नाम दिए हुए हैं। ए में है कुमारी सैंपल, बी में है क्लूवेरियस, सी में है वारेनियस और डी में है रेडजेल। आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए, आपने सही जवाब बता दिया होगा, मुझे उम्मीद है। विश्व भूगोल यूनिवर्सल ज्योग्राफी के लेखक है क्लूवेरियस। ज्योग्राफिया जनरलिस, ये लिखी थी बर्नहार्ड वारेनियस ने 17वीं शताब्दी में। एंथ्रोपो ज्योग्राफी आप सभी को पता है, ये फ्रेडरिक रेडजेल महोदय की है। इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट, ये रेडजेल की शिष्या कुमारी सैंपल इन्होंने लिखी है। ठीक है, बहुत फेमस किताब है इनकी है। प्रश्न नंबर 2 ये है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है। बहुत आसान प्रश्न है, इस प्रश्न को भी आप कर दोगे। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब है फ्रेडरिक रेडजेल। आप सभी को पता होगा, मानव भूगोल आप पढ़ रहे हैं तो मानव भूगोल का जन्मदाता आपको पता होगा। जर्मनी के विद्वान थे। मानव भूगोल का वैज्ञानिक विकास कब ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ईसा पूर्व से, 18वीं शताब्दी से, 1930 से और 20वीं शताब्दी से। तो आपको सही जवाब बताना है। आपका समय शुरू होता है अब। तो देखिए, मानव भूगोल का जो वैज्ञानिक विकास शुरू हुआ था वो हुआ था 1930 से माना जाता है। ठीक है, प्राचीन काल में जो ईसा से पूर्व था उसमें अरस्तु और हेरोडोटस ने मानव भूगोल से संबंधित कुछ तथ्यों को बताया था। उसके बाद मध्यकाल में कुछ विद्वान आए थे, जैसे अभी हमने बताया आपको क्लूवेरियस नाम के विद्वान थे विश्व भूगोल जिन्होंने लिखी थी। इसके अलावा वारेनियस, ये भी मध्यकाल में माने जाते हैं 17वीं शताब्दी में। और इसके अलावा कुछ विद्वान जो थे अरबी विद्वान थे, उन्होंने भी मानव भूगोल के क्षेत्र में योगदान दिया था। 1930 के बाद आधुनिक मानव भूगोल का विकास माना जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक विकास। इसमें जो है आपके हम्बोल्ट थे, रिटर थे, कांट महोदय थे, रेडजेल महोदय थे, फ्रोबेल, पेशेल, रिच्थोफेन, इसके अलावा विडाल डी लाब्लांश, जीन बुन्स वगैरह बहुत सारे विद्वान हुए हैं, उन्होंने इसके क्षेत्र में योगदान दिया है। तो अगला सवाल है, स्ट्रेबो ने भूगोल की कुल कितनी पुस्तकें लिखी। स्ट्रेबो ने भूगोल की कितनी पुस्तकें लिखी। ऑप्शन है आपके पास 17, 5, 11 और 15। आपका समय शुरू होता है अब। तो स्ट्रेबो ने भूगोल की कुल 17 पुस्तकें लिखी थी। ये इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। जिसने ए दिया है आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए, अगला सवाल बहुत आसान है, अगर आपने पढ़ा हो तो। निम्नलिखित में से कौन से भूगोलवेत्ता जर्मनी के नहीं है। जर्मनी के भूगोलवेत्ता जो नहीं है वो बताना है आपको। इसमें आपके सामने ऑप्शन है, रिटर है, कार्ल रिटर, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है, विडाल डी लाब्लांश है और इमैनुअल कांट है। 4 ऑप्शन है आपके पास। 4 ऑप्शन में सही जवाब आपको चुनना है। आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए, इसका सही जवाब है विडाल डी लाब्लांश, क्योंकि रिटर जो है, कार्ल रिटर, ये भी जर्मनी के थे। हम्बोल्ट ये भी जर्मनी के थे, दोनों लगभग समकालीन थे। ये इमैनुअल कांट ये भी जर्मनी के थे।
विडाल डी लावांश आप सभी को पता है, ये फ्रांस के मानव भूगोलविद थे। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है आपका, रेडजेल की पुस्तक जो एंथ्रोपोजोग्राफी है वो कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? एंथ्रोपोजोग्राफी जो थी वो कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? इस सवाल का आपको जवाब देना है। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है जिसने 3 दिया है, ब आंसर इसका बिल्कुल सही है। एंथ्रोपोजोग्राफी 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी। ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये पुस्तक लिखी थी आपकी रेडजेल महोदय ने। किसने लिखी थी? रेडजेल महोदय ने। चलिए, इसके बाद अगला जो सवाल है 7वें नंबर का, वो है मनुष्य सक्रिय एक्टिव और निष्क्रिय पैसिव दोनों ही है, यह कथन किसने कहा था? मानव जो है वो सक्रिय और निष्क्रिय दोनों हैं, यह कथन किसने कहा था? आपके सामने ऑप्शन है, हंटिंगटन ने, डेविस ने, विडाल डी लावांश ने और जीन ब्रून्स ने। बताइए जल्दी से कौन सही जवाब देता है इसका। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही जवाब इसका है वो है आपका स ऑप्शन, बिल्कुल सही है। जिसने स ऑप्शन दिया है यानी कि विडाल डी लावांश, वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, कुछ विद्वानों ने वातावरण के लिए एनवायरनमेंट शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन है आपके पास नेचर, ब ऑप्शन है आपके पास सराउंडिंग्स, स ऑप्शन है आपका मिलियू और द ऑप्शन है आपके पास नेचुरल रीजन। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो सही जवाब इसका है आपकी अपेक्षा से बहुत दूर। नेचर भी नहीं है, सराउंडिंग्स भी नहीं है, नेचुरल रीजन भी नहीं है। कुछ विद्वानों ने, जो जर्मन विद्वान थे, उन्होंने इस एनवायरनमेंट शब्द के लिए मिलियू शब्द का इस्तेमाल किया है। ये जर्मन भाषा का शब्द है। चलिए, अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का अध्ययन केंद्रित है। मानव भूगोल का अध्ययन किस पर केंद्रित है? ऑप्शन नंबर ए प्रकृति पर, मानव पर, वातावरण पर, संस्कृति पर। आपको सही जवाब देना है। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है मानव पर। बहुत आसान प्रश्न है ये। मानव भूगोल में मानव केंद्र में रखकर उसका अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्राकृतिक वातावरण की प्रक्रियाओं में शामिल नहीं होती? भूकंप, तुषार, आर्थिक क्रियाएं, भूमि अपरदन। ऑप्शन बिल्कुल आसान है, जवाब भी बिल्कुल आसान है। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है आर्थिक क्रियाएं प्राकृतिक वातावरण की प्रक्रियाओं में शामिल नहीं होती है। प्राकृतिक वातावरण की क्रियाओं में भूकंप को शामिल किया जाता है, तुषार यानी कि जब सर्दियों में पाला वगैरह पड़ता है उसको तुषार कहते हैं, भूमि अपरदन भी आप समझते हो। आर्थिक क्रियाओं को शामिल नहीं किया जाता। अगला सवाल है, मानव भूगोल के तथ्य, ये आपका जो दूसरा टॉपिक है उससे संबंधित है, एसेंशियल फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो पहला सवाल है इसमें, मानव भूगोल में अध्ययन किसका किया जाता है? जनसंख्या का, मानव वातावरण समायोजन का, संसाधनों का, बताए गए इन सभी तत्वों का। ऑप्शन बिल्कुल आसान है। मानव भूगोल में इन सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्लांश द्वारा बताए गए मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में जो तत्व सम्मिलित नहीं है वह है जनसंख्या, परिवहन, उद्योग और सांस्कृतिक तत्व। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है, ब्लांश द्वारा जो मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में तत्व सम्मिलित नहीं है, उद्योग है, जनसंख्या, परिवहन, सांस्कृतिक तत्वों को इन्होंने शामिल माना है। इसके अलावा परिवहन को भी शामिल माना था, नगर को भी शामिल माना था इन्होंने। चलिए, अगला प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लुटेरी अर्थव्यवस्था, रोबर इकोनॉमी कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या किया जाता है, ये आपको बताना है। अत्यधिक महंगाई होती है, इसके अलावा श्रमिकों का शोषण होता है, खनिज और वन संसाधनों का शोषण होता है, धोखाधड़ी की जाती है, क्या होता है इसमें बताना है। आपका समय शुरू होता है अब। तो सिंपल है, लुटेरी अर्थव्यवस्था में खनिज और वन संसाधनों का अंधाधुंध दोहन होता है, उनका शोषण होता है।
इसलिए इसको लुटेरी अर्थव्यवस्था कहते हैं, रॉबर इकोनॉमी कहते हैं। अत्यधिक महंगाई नहीं होती, श्रमिकों का शोषण नहीं होता, धोखाधड़ी नहीं की जाती, बल्कि क्या किया जाता है, वन और खनिज संसाधनों का अति शोषण किया जाता है। अगला सवाल जो है वह है फ्रिंच और ट्रिवार्था के अनुसार मानव भूगोल निम्नलिखित है, यानी कि संस्कृति की रचना है, संस्कृति का अंग नहीं है, संस्कृति का अंग है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको सही जवाब चुनना है। आपका समय शुरू होता है अब। तो फिंच और ट्रिवार्था के अनुसार मानव संस्कृति का अंग नहीं है, मानव को उसने प्रकृति का अंग बताया है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, हंटिंगटन द्वारा मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? समय शुरू होता है अब। समय शुरू होता है अब। तो हंटिंगटन महोदय, बहुत आसान प्रश्न है। हंटिंगटन महोदय ने तो इसका सही जवाब है 4 नहीं 6 नहीं बल्कि विज्ञानों से मानव भागों में उसको बांटा था, माना गया। हालांकि मानवीय इम्पोर्टेंट नहीं है, मानवीय तत्व और एक प्राकृतिक तत्व, तो मानव भूगोल का बांटा था। फिर उसमें भी उन्होंने कई पार्ट किए थे, भौमिकी, गणित, इस तरीके से 8 प्रमुख। चलिए अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का संबंध मुख्यतः कितने प्राकृतिक विज्ञानों से? कौन सा विषय मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? 7वां प्रश्न है, भौमिकी, अर्थशास्त्र, योग विज्ञान, इतिहास। आपका समय शुरू होता है अब। तो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, वो है योग विज्ञान। भूमि की संबंधित, इसमें भूमि और भूमि से संबंधित वैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में इकोनॉमी का अध्ययन किया जाता है, मानव में आते ही है, भूगोल में आपने पढ़ा होगा। इतिहास और भूगोल दोनों भाई बहन की तरह है, ये भी आप सभी जानते होंगे। तो योग विज्ञान का अध्ययन नहीं किया जाता। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, मानव भूगोल के तथ्य, एसेंशियल फैक्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के 8वें और 9वें प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय मानव भूगोल को प्राणी पारिस्थितिकी से जोड़ता है? कौन सा विषय मानव भूगोल को प्राणी पारिस्थितिकी से जोड़ता है? पारिस्थितिकी, पशु संसाधन, मानवीय क्रियाकलाप और वन संसाधन। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इसका सही आंसर है प्राणी पारिस्थितिकी को जो मानव भूगोल से जोड़ता है वो पशु संसाधन। ठीक है, क्योंकि पशु संसाधन मानव भूगोल और प्राणी पारिस्थितिकी इन दोनों के बीच में कड़ी का कार्य करता है। पारिस्थितिकी में सभी जीव जंतु शामिल हो जाते हैं, मानवीय क्रियाकलापों में सारे मानवीय क्रियाकलाप हो जाते हैं, वन संसाधन प्राणियों के अंतर्गत नहीं आते, दूसरे प्राणी छूट जाते हैं, तो पशु संसाधन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव की प्रजातियों का अध्ययन निम्नलिखित में से किन मानवीय विज्ञानों में समान रूप से होता है? मनुष्य की प्रजातियों का जो अध्ययन होता है वो कौन से मानवीय विज्ञानों में समान रूप से होता है? मानव भूगोल और अर्थशास्त्र में, मानव भूगोल और पुरातत्व में, मानव भूगोल और समाजशास्त्र में, मानव भूगोल और मानव विज्ञान में। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है मानव भूगोल और मानव विज्ञान। अर्थशास्त्र में अर्थ से संबंधित बातें करते हैं, पुरातत्व में जो पुरानी सभ्यता हैं उनका, पुराने रहन सहन का बात करते हैं, समाजशास्त्र में सामाजिक स्थिति की बात करते हैं, मानव विज्ञान में मानव की प्रजातियों का अध्ययन किया जाता है। कौन सी प्रजाति कब आई थी, कौन सी प्रजाति किस काल से संबंधित है।